सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके पास आपका पासपोर्ट नॉर्मल जो लिखा होगा कि भाई 6 माह तक का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा ये पासपोर्ट की वैलिडिटी पे, जो कि आपके लिए काम आएगी अगर आपने तुर्की में आके रेजिडेंस कार्ड लेना होगा तो उस सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज आ गया वो टाइम जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन रेजिडेंस तुर्की के रेजिडेंस के बारे में, टीआरसी जिसे कहते हैं लोग, टीआरपी भी कहते हैं, टीआरसी भी कहते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड होता है टीआरसी। परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जो है वो एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद जाके मिलता है। स्टार्ट सिर्फ टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड से ही होता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं एक आज आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान से जब कोई बंदा इरादा करता है तो कैसे वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है और कैसे जो है ना वो प्रोसीजर सारा करके तो अपना वीज़ा लगवा सकता है बगैर किसी एजेंट के। जैसे एजेंट आजकल कोई 2 लाख 4 लाख इतने पैसे मांगते हैं, तो वो खुद से अपना चाहे तो अपना रेगुलरली नॉर्मल तरीके से कैसे वीज़ा लगवा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ रहें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा वीडियो में। और जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर लाजमी करें। तो चलें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो कि डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता, आप जेआरईज फेडेक्स के ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आप जाएं, विज़िट करें और एक आपको वो स्लिप एक पेपर दे देंगे जिसके ऊपर डिटेल लिखी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके हमें दे दें। लाहौर, जैसे लाहौर जाते हैं आप तो वहाँ पे आपको गंगाराम के सामने जेआरईज फेडेक्स का ऑफिस मिलेगा। वहाँ जाएं, उन्हें कहें कि मैंने तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, वो आपको एक पेपर दे देंगे। उस पेपर पे जो चीज़ें लिखी होंगी वो पूरी करनी है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके पास आपका पासपोर्ट नॉर्मल जो लिखा होगा कि भाई 6 माह तक का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा ये पासपोर्ट की वैलिडिटी पे, जो कि आपके लिए काम आएगी अगर आपने तुर्की में आके रेजिडेंस कार्ड लेना होगा तो उस सिलसिले में। और मेरे साथ वीडियो में रहिएगा, मैं इंशाल्लाह इन बिटवीन इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, तो वो आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स उसके साथ आपको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, साथ आपको आपके आईडी कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ 3 पिक्चर्स चाहिए होंगी। कोशिश करें कि 3 की बजाय आप 12 पिक्चर्स बनवा लें, और अगर बायोमेट्रिक पिक्चर्स बनवा लें तो बहुत अच्छी बात है, वही उसी में से आपकी 4 पिक्चर्स इधर तुर्की आने के बाद भी यूज़ हो जाएंगी। नहीं तो फिर यहाँ आके आपको दोबारा 4 बायोमेट्रिक पिक्चर्स और बनवानी पड़ेंगी। जी फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको चाहिए होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करना, कोशिश नहीं करनी कि कहीं से किसी को कह कि हम किसी तरह बैंक स्टेटमेंट बनवा लें। ऐसी 2 नंबर जैली फ्रॉड स्टेटमेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। आप कम पैसों की स्टेटमेंट यूज़ कर लें, अपनी जेन्युइन स्टेटमेंट यूज़ करें। बैलेंस है नहीं है उसमें जो भी आपकी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट है वो लगाएं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी बैंक में जाती हो, बस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी बैंक ट्रांसफ़र हुई हो, जो आपका कंपनी ने आपकी सैलरी पे टैक्स काटा है उसका उनसे पेपर की फ़ोटोकॉपी उनसे को प्रूफ ले लें। अगर आपका एनटीएन नंबर नहीं भी है तो टैक्स आपके आईडी कार्ड नंबर पे जमा हो रहा होगा, तो आप वही पेपर जिस पे आपका आईडी कार्ड नंबर और आपका नाम लिखा हुआ उसकी कॉपी हाईलाइट करके लगा सकते हैं साथ। आपको किसी एनटीएन की ज़रूरत नहीं है एक सैलरीड पर्सन को। अगर बिजनेसमैन है तो उसने अपनी इनकम का सबूत देना है, और उसने जो है वो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी लगाना है और एनटीएन भी लगाना है लाजमी साथ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट की कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं चाहिए होती। अगर आप सिंगल एक बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख इवन 1.5 लाख भी स्टेटमेंट का इतना इशू नहीं है। बस ये है कि स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। सैलरीड पर्सन की उसमें सैलरी लाजमी लास्ट 3 मंथ की शो होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए उसमें ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है ना। और बस ये है कि ठीक है आपने बेशक 10-20 हज़ार ही बार बार जमा करवाया निकलवाया है, लेकिन यह है कि एंड पे जाके जब आप
क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहे हैं तो उसमें आपकी थोड़ी सी फिगर होनी चाहिए। अगर 2-2.5 लाख 3 लाख हो जाए, अगर फैमिली के साथ हैं तो 5-6 लाख हो जाए तो अच्छी बात है ज़रा। बाकी लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात यहाँ पे दोबारा कह दूंगा कि गलत बयानी से बेहतर है कि आप अपनी ज़ीरो की स्टेटमेंट लगा दें, ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट लगाने से तो पक्का वीज़ा रिजेक्ट होना, अपनी जेन्युइन लगाने से, ज़ीरो की लगाने से हो सकता है वीज़ा फिर भी लग जाए। नहीं भी लगेगा तो कम से कम फ्रॉड में तो नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आपका कहीं से पता चल गया कोई डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर है, गलत बनाया गया है, तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही होगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपके एम्बेसी होल्ड कर लेगी, वो भी नहीं मिलेंगे वापस। और फ्रेंड्स एक बात और कि बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लाजमी साथ लगाना है आपने। आप बैंक में अपने रिक्वेस्ट देंगे कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, तो वो आपको बैंक के सर्टिफिकेट लेटर हेड पे जो है वो आपको एक लेटर बना के दे देंगे। छोटा सा होगा, 2 लाइनों का। उसमें आपका यही लिखा होगा कि अकाउंट कब से आपका इस बैंक में है, क्या अकाउंट का टाइटल है, आपके एग्जैक्ट नाम की स्पेलिंग वगैरह लिखी होंगी, आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा। कोई और ज़्यादा तारीफ़ें नहीं की होंगी बीच में, लेकिन सिंपल था। लेकिन वो लेटर लाजमी लगाना है साथ फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसके साथ जो है वो अपनी कंपनी से आपने नो ऑब्जेक्शन लेटर लाजमी लेना है। एक लेटर हेड पे आपकी छोटी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कुछ भी है, आपने उन्हें कहना है कि लेटर हेड पे आपको लिख दें कि आप इस डेट से इस डेट तक टर्की विज़िट करने जा रहे हैं और इसमें आपकी कंपनी को कोई इतराज़ नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई इस तरह की बातें नहीं बताता इतनी डिटेल में जाके, क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी फैमिली का भी खुद वीज़ा लगवाया है, पूरी फैमिलियों के लगवाए हैं, अपने दोस्तों की फैमिलियों को, बहुत से लोगों को मैंने लगवा के दिए और बहुत आसानी से वीज़ा लग जाता है। गलत बयानी नहीं करें उनके साथ, एम्बेसी वालों के साथ, और कोई 2 नंबर पेपर ना लगाएं तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। सिर्फ थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान लाजमी रखना, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। आपको इंशाल्लाह खुशी होगी कि मैंने आपको अच्छी बातें बताई। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको FRC चाहिए होगा, नादरा का FRC सर्टिफिकेट। वो आपको कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन घर पे ही अपने नादरा की वेबसाइट पे जाएं और FRC अप्लाई करें। वो आपको बाई ईमेल आ जाएगा, कोई हार्ड कॉपी नहीं होती, उसका आप जितनी मर्जी बार प्रिंट ले लें और यूज़ करें। FRC ले लेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको किसी और सर्टिफिकेट की, MRC की, मैरिज सर्टिफिकेट, किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। FRC में डिटेल होती है आपकी सारी फैमिली की, आपके बच्चों की, वाइफ की, सबकी डिटेल उसमें मौजूद होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको पोलियो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़्लाइट बुकिंग, आपकी अटर्नरी, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने जब भी फेडेक्स जैरिस के ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाना है तो आपने अपने सारे प्रीवियस पासपोर्ट साथ लेके जाने हैं। सिर्फ करंट पासपोर्ट नहीं, जो भी प्रीवियस पासपोर्ट्स आपके एक्सपायर हो गए हुए हैं वो आपने साथ लेके जाने हैं। उन पे कोई वीज़ा था या नहीं था, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, लेकिन आपने वो पासपोर्ट अपने साथ रखने हैं। वो देख सकते हैं, उनकी कॉपी वो कह सकते हैं कि साथ लगाएं तो वो साथ लगा देनी है। उसके अलावा जो आपका करंट पासपोर्ट है उसके आप पहले 4 पेजेस और कोई भी जो वीज़ा लगा हुआ है, स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उनकी कॉपीज़ आप साथ लगा दें। उसके बाद फ्रेंड्स अब ज़रूरी चीज़ जो ये है कि आपने टिकट परचेज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने अटर्नरी बनवानी है। ट्रैवल एजेंट के पास जाके उसे कहना है कि इस डेट की मेरी बुकिंग करे और मुझे एक अटर्नरी दे दे। अगर मेरा वीज़ा लग गया तो मैं आके आपसे टिकट बनवा लूँगा, बस। वो फ्री में अटर्नरी बना के देगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सबसे पहला काम आपने अटर्नरी बनवानी है कि आपका क्या प्लान है, आपने किस डेट को ट्रैवल करना है, किस डेट को आपने तुर्की जाना है। आपकी ये टिकट जो है रिटर्न टिकट होगी, सिंगल साइड टिकट विजिट वीज़े पे नहीं चलती। फिर आप जाएंगे होटल बुकिंग की तरफ। अब आप होटल बुकिंग भी बड़ी एहतियात से आपने डेज़ देख के करनी है। ये नहीं देखना कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहा हूँ, 7-8 बजे तुर्की पहुंच रहा हूँ तो मैं 12 बजे से होटल बुकिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। आपने एक दिन पहले से होटल बुकिंग कर लेनी है। ये ना काउंट हो कि भाई आपके पास 4-5 घंटे का होटल स्टे ही कोई नहीं है। थोड़ी सी मतलब कोई ऐसी कंजूसी नहीं शो करनी। हालांकि होटल बुकिंग पे भी आपके कोई चार्जेस नहीं लगने। आपने होटल बुकिंग भी ऑनलाइन करवानी है। ऑनलाइन गूगल से सर्च करें, फ्री होटल बुकिंग हो जाएगी। जस्ट वो आपका कोई ATM या डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर लेंगे और कोई चार्जेस नहीं काटेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स फिर होटल बुकिंग के बाद आपके आ जाएगा इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी करवानी है।
और ट्रैवल इंश्योरेंस की भी डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। सम टाइम फ़्लाइट आपकी रात के 12 बजे के बाद फ़्लाइट होती है, वो आती तो अगली डेट में है, लेकिन आप तो घर से उससे पहले के निकल गए होते हैं, आपकी बोर्डिंग 12 बजे से पहले हो रही होती है, तो आपके पास एक दिन पहले से आपकी इंश्योरेंस हुई होनी चाहिए। जब से आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी अपना, आपके पास सारी पूरा आपका जो ट्रैवल का टाइम पीरियड है वो कवर्ड होना चाहिए आपका इंश्योरेंस में। जी फ्रेंड्स, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से सारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा आपका सारा किया कराया ख़त्म हो जाएगा और आप समझेंगे पता नहीं किस वजह से वीज़ा नहीं लगा, शायद बैंक स्टेटमेंट सही नहीं थी या मेरे अकाउंट में पैसे कम थे। ये वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये हैं जिनमें आप छोटी छोटी चीज़ें गलती कर जाते हैं कि आपने अपनी जो इंश्योरेंस की ट्रैवल इंश्योरेंस की डेट जो है वो आपके वापसी घर पहुंचने से पहले ख़त्म हो गई। आपने समझा कि वहाँ से मैं फ़्लाई करने तक मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और आप डेट चेंज होने के बाद आप वापस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, तो अगर उस लास्ट डे की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस की डेट ही नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको नुकसान पहुँचाती है। इनकी आपने बहुत ज़्यादा, ये वो टिप्स हैं जो कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन पे आपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना है और गौर करना है कि इनमें कोई गलती ना हो जाए। जो होटल बुकिंग की डेट्स है वो भी आपकी पूरे ट्रैवल की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि मैं एक दिन पहले होटल बुकिंग छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं किसी दोस्त की तरफ, ये वो किसी के दोस्त का, फैमिली का, किसी का रेफरेंस नहीं। आपने ये शो करना है कि मैं बस विज़िट करने जा रहा हूँ, होटल में रहूँगा, घूमूँ फिरूँगा, बस। बाकी आप वहाँ जाके तुर्की आने के बाद जिधर मर्जी रहें, दोस्त के पास रहें, होटल में ना रहें, दैट इज़ नो मैटर। ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सिंगल पर्सन की 3,000 से 3,500 में, फैमिली की 5-5,500 में हो जाती है। वो आप किसी भी EFU से, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप करवा सकते हैं। अभी तक आपका खर्चा सिर्फ ये ट्रैवल इंश्योरेंस का ही आया है, इससे पहले आपका ना कोई इटरनरी पे, ना कोई होटल बुकिंग पे कहीं कोई खर्चा नहीं हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी बात आ जाएगी जब आपने फ़ीस जमा करवानी है। जैरिस फेडेक्स में जब आप पेपर जमा करवाने जाएंगे तो वो जो 60 यूरो उनकी वीज़ा फ़ीस है एम्बेसी की वो लेंगे, प्लस अपने चार्जेस लेंगे। वो 10-10,500 जो वीज़ा फ़ीस बनेगी वो, और उनके 3-3,500 अपने चार्जेस डाल के 13-14,000 रुपया पाकिस्तानी आपसे वो लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेंगे। फिर वो फ्रेंड्स आपको टाइम दे देंगे कि 1 महीने में वीज़ा लग जाता है। आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपका आने का प्लान है तुर्की, आपने उससे 5 से 6 वीक्स पहले लाजमी पेपर जमा करवाने हैं। 5 वीक का मार्जिन रख के पेपर जमा करवाने हैं। ये नहीं करना कि 4, साढ़े 3-4 वीक्स आपका मार्जिन हो और आप डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हो। नॉर्मली अगर आपके पेपर्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कोई इशू नहीं है, वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं आता फ्रेंड, तो आपका 1 हफ़्ता लगता है, 1 हफ़्ते से 10 दिन में वीज़ा लग जाता है। वो लोग देखते ही सिर्फ ये है कि आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं लगाने। वेरिफिकेशन की कॉल जाती है, आपके बैंक में जाती है, आप जहाँ एम्प्लॉई हैं वहाँ पे जाती है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन की कॉल लाजमी जाती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं किसी को कह के ये वो एडजस्ट करवा लूँगा तो सम टाइम उसी से नुकसान हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको जो टिप देने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार कर लिए, आपने पेपर जमा करवाने हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी ये है फ्रेंड्स कि आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक कवर लेटर लाजमी लगाना है। नॉर्मल पेज के ऊपर आपने एम्बेसी के नाम पे एक लेटर टाइप कह लें, एप्लीकेशन लिखनी है, कवर लेटर कह लें उसे, वो आपने उसमें लाजमी अपनी डिटेल मेंशन करनी है कि आप क्यों जा रहे हैं तुर्की। कोई 2-3 जगह इस्तांबुल की, अनकरा के कोई नाम आपने गूगल सर्च करके लिख देने हैं कि मैंने ये जगह देखने जाना है, तो मैं तुर्की सैर करने जाना चाहता हूँ, इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ। अपना जो आपका सारा प्लान है कि मैं 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन जो आप कहते हैं मैं रुकूंगा, उन दिनों में आप कहाँ कहाँ जाएंगे। 2 दिन मैं इस्तांबुल में रहूँगा, 1 दिन मैं इधर रहूँगा, इस तरह करके आपने अपना सारा प्लान उस कवर लेटर में बयान करना है अच्छे से, जिसको उनको आइडिया हो जाए कि हाँ भी वाकई आप ये 3-4 जगह सैर करने जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप जैरिस फेडेक्स में जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह 10-12-15 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आगे आपका वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद फ्रेंड्स आप लेंगे टिकट, एयर टिकट। और आप लोगों ने बिल्कुल गलती नहीं करनी कि सिंगल साइड टिकट ले लें, एक थोड़े से पैसे बचा लें फ्रेंड्स। इस तरह तुर्की में आपको इमिग्रेशन वाले यहीं से वापस भेज देंगे। विज़िट वीज़े पे आते हुए लाजमी है कि आप रिटर्न टिकट लें, रिटर्न टिकट लाजमी है।
बाद में आप बेशक दूसरी साइड की वापसी रिटर्न को कैंसिल करा के रिफ़ंड करा लें, लेकिन आपने वहाँ से आते हुए रिटर्न टिकट ही लेनी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं टर्की पहुंचने के बाद रेजिडेंस कार्ड लेने का क्या प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको टर्की के रेजिडेंस कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।